आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं योगेश मिश्रा आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा। तो आइए आपको पहले बताते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठोस अवस्था क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की जो है मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए हम वर्गीकरण करते हैं इनका। स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट हो जाएगी सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड हो जाएगी गैस। इसमें से आपको जो पढ़ने को मिलेगा, जो आपके सिलेबस में है, वो आपका है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। इसके बारे में आपको गहन अध्ययन करने को मिलेगा। तो ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से आपस में बहुत प्रबल रूप से जुड़े होते हैं। किस प्रकार से होते हैं इसके कण? इस प्रकार से एक दूसरे के बिल्कुल सन्निकट जुड़े होते हैं। इसी प्रकार आपका ये जो है ठोस अवस्था कहलाता है। इस प्रकार से उसके कण जुड़े होते हैं। अब आ जाइए, आपको बताते हैं कि ठोस जो होता है मुख्यतः 2 भागों में बटा है। ठोस आपका जो है 2 भागों में बटा है। फर्स्ट हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड हो जाएगा अमॉर्फस सॉलिड। इसका आपका हिंदी हो गया क्रिस्टलीय ठोस, ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपको बताते हैं फर्स्ट नंबर जो आपका वर्गीकरण हुआ था उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का। उसके बारे में देखो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसमें जो है आपका पदार्थ के जो भी क्रिस्टल होते हैं वो एक नियमित क्रम में होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं। और इसमें जो होता है नंबर 2 आपका, जैसे पहला हो गया इसका नियमित क्रम होता है। नंबर 1 नियमित क्रम में होते हैं। अवयवी कण इसके जो होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं। किस प्रकार से? जैसे आपका कोई आपका ए आया, फिर उसके पुनः वी आएगा, फिर क्रम से ये चलते रहेंगे इसी प्रकार। फिर ए का पड़ोसी बी है तो यहाँ पर भी इसका पड़ोसी बी होगा। इसी प्रकार आपकी इसकी चेन चलती रहेगी। इस प्रकार ये एक नियमित क्रम में होते हैं। और इसका जो आपका दूसरा वर्गीकरण होगा इसमें वो ये है कि इसमें जो आपका होता है विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता होती है जैसे इस क्रिस्टलीय ठोस में जब आप भौतिक प्रभाव डालेंगे, भौतिक प्रभाव में आपका चुंबकीय प्रभाव आता है, प्रकाश या विद्युत धारा का जब प्रभाव डालेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ भी आप रिजल्ट निकालेंगे वो हर जगह असमान होगा। इस प्रकार से आप यहाँ से एक डालेंगे तो ये भी आपका इधर से असमान होगा, इधर से आप और भी बहुत से सारे क्रिस्टल हो जाएंगे, इधर से भी असमान होगा। जिस प्रकार से आप डालेंगे हर जगह इसका मिलने वाला प्रभाव असमान होगा। विषम दैशिकता जानिए। विषम दैशिकता अर्थात किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ में जब हम भौतिक प्रभाव करते हैं, जैसे चुंबकीय धारा, विद्युत धारा या प्रकाश का, तो हर जगह मिलने वाला प्रभाव असमान होता है। अब आपका थर्ड पॉइंट आया है इसमें, सेकंड नंबर यहाँ पर लिख लो, नोट कर लो, विषम दैशिकता, विषम दैशिकता। अब आपका जो थर्ड नंबर पॉइंट आया है इसमें, थर्ड नंबर पॉइंट आपका है कि इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इसके पिघलने की दर होती है वो निश्चित होती है। नंबर थर्ड पॉइंट नोट करो, गलनांक निश्चित होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका डेफिनेट होता है। अब इसके आप जैसे एग्जाम्पल नोट करना चाहें तो एग्जाम्पल आप लिख लो। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे
NaCl हो गया, NH4Cl हो गया, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, और आपका कॉपर सल्फेट भी आ जाएगा इसमें, CuSO4 ETC। इस प्रकार से इसमें एक और होता है इसके गुण में, जैसे कि इसका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। किस प्रकार से, जैसे ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये हो गया आपका टाइम। इस प्रकार से जब आप इस पर जब शीतलन वक्र होगा, जैसे किसी पदार्थ पे इसका जो कूलिंग कर्व बोलते हैं, जैसे वो इस प्रकार से असतत रहता है, यहाँ से कम होता चला या फिर यहाँ से कुछ कम हुआ, ऐसे इस प्रकार से रहता है, तो ये आपका हो गया असतत। असतत। अब सेकंड आपका इसका जो वर्गीकरण हुआ था वो क्या था, अमorphous सॉलिड। अमorphous सॉलिड, हेडिंग इसकी बनेगी अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, जस्ट उसका विपरीत अपोजिट अक्रिस्टलीय ठोस में आप स्वयं पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे उसका फर्स्ट पॉइंट था क्रिस्टलीय ठोस का कि अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। अवयवी कण में परमाणु, अणु या आयन कुछ भी आ सकता है। तो इसका आपका फर्स्ट पॉइंट जो आप बनाएंगे वो क्या होगा कि अवयवी कण अनियमित क्रम में होते हैं। अनियमित क्रम में होते हैं। किस प्रकार से होंगे, जैसे इसकी कोई चेन नहीं होती, कोई भी क्रम नहीं होता, इस प्रकार से आपका कोई भी और दोबारा भी आ सकता है या एक बार एक साथ कई से आ सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो होता है आपका अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा, उसका मैंने जैसे बताया था उसमें विषमदैशिकता पाई जाती है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपकी समदैशिकता पाई जाती है। तो क्या बताया सेकंड पॉइंट, समदैशिकता। समदैशिकता। समदैशिकता अर्थात किसी भी अक्रिस्टलीय ठोस में जब हम भौतिक प्रभाव डालेंगे, प्रकाश, विद्युत धारा या चुंबकीय धारा का प्रभाव करेंगे, तो मिलने वाला प्रभाव हर जगह समान होगा। आप किसी भी दिशा से जब भी इसमें प्रकाश या विद्युत धारा या कुछ भी डालेंगे तो हर जगह मिलने वाला प्रभाव जो होगा वो आपका समान होगा। इस प्रकार इसमें जो होता है समदैशिकता पाई जाती है। उसका जैसे मैंने बताया था क्रिस्टलीय ठोस में 2 पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो। क्रिस्टलीय ठोस में बताया था आपका जो गलनांक निश्चित होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में उसका विपरीत क्या हो जाएगा, गलनांक अनिश्चित होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है गलनांक अनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें बताया था जो शीतलन वक्र होता है उसका असतत होता है, इसका क्या होता है, सतत होता है। शीतलन वक्र सतत होता है। इस प्रकार से यदि आपका पूछा भी जाए क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में तो आप लिख भी सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, और ये जो आपका होता है मिरर है, ये भी इसी में आता है, ETC। अब आपको जो क्रिस्टल का विभाजन किया वो 2 प्रकार से है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको होगा जो क्रिस्टल का विभाजन किया है, तो अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर जो बॉन्ड लगते हैं उनके आधार पर विभाजन हुआ क्रिस्टल का। तो क्या होगा, पहला आणविक क्रिस्टल, नंबर 1 आपको आणविक क्रिस्टल पढ़ने को मिलेगा जिसमें अणु होते हैं आणविक क्रिस्टल में। उसके बाद आयनिक क्रिस्टल नंबर 2, इनमें आयन होते हैं, जैसे धनायन और ऋणायन। आयन तो आप जानते ही होंगे, धनायन और ऋणायन। और थर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा सहसंयोजी क्रिस्टल, नेटवर्क क्रिस्टल, मतलब नेटवर्क होता है एक दूसरे जुड़े रहना। तो इस प्रकार से इसमें भी जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे जुड़े जाते हैं। जैसे आपका हीरा है, हीरा कार्बन का पररूप है, वो प्रत्येक 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है हीरा, तो वो आपका किसका उदाहरण हो गया, सहसंयोजी क्रिस्टल का।
अब नेक्स्ट आपका धात्विक क्रिस्टल, जितनी भी धातु हैं, मान के चलो लोहा भी धातु है, तो आपका ये किसका हो गया, धात्विक क्रिस्टल ये। इसके बाद सेकंड आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो है आपका ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर क्या होगा, क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। ये आपके इसमें नेक्स्ट वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि शॉर्ट में बताया इसलिए, लेकिन इसका विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। तो क्या है, आपका क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, वृत्त जालक जो होती हैं वो 14 होती हैं, और क्रिस्टल कक्षाएं होती हैं वो 32 प्रकार की होती हैं। अब आपकी जो कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस क्रिस्टल के माध्यम से। जैसे आपकी फर्स्ट इसमें आपको जानने को मिलेगा कि त्रिविम जालक, आखिर त्रिविम जालक क्या होता है। त्रिविम जालक, त्रिविम जालक, त्रिविम जालक क्या होता है आपका, क्रिस्टल जालक में ये आपका जो दिख रहा है, ये इसमें क्या होगा, आपकी जो एकक कोष्टिका की नियमित व्यवस्था होगी, एकक कोष्टिका की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। किस प्रकार से, आपको प्रत्येक गोला दिख रहा है यहाँ पर, इसके केंद्र भी होंगे। इस प्रकार आपको जब इसे ऐसे मिलाएंगे प्रत्येक केंद्र को, तो यहाँ पर आपकी जो इस प्रकार की आकृति बनी है वो आपकी क्या कहलाएगी, त्रिविम जालक कहलाएगी। फर्स्ट नंबर आपका क्लियर हुआ। त्रिविम आकाश में जो एक नियमित व्यवस्था में एकक कोशिका होती है आपकी इकाई कोशिका, उसे त्रिविम जालक कहते हैं। अब नेक्स्ट इससे पॉइंट बनेगा, सेकंड पॉइंट होगा जो आपका, अब इसमें क्या आया, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका या एकक कोशिका बोल सकते हैं इसे, एकक कोशिका, मतलब कोशिका को आप कोशिका भी बोल सकते हैं और सेल भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, इस त्रिविम आकाश में आपकी जितनी भी एकक कोशिका की पुनरावृत्ति होगी, जितनी बार ये बन जाएंगी, इस प्रकार इसे मिलाने से भी यहाँ पर ये बन गई, ये यहाँ पर, इसे इस प्रकार की पूरे क्रिस्टल में जितनी भी आपकी संरचना इस प्रकार बनेंगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इकाई कोशिका कहलाएगी। आगे समझ में, इकाई कोशिका क्या होता है कि पूरे क्रिस्टल में जितने भी आपका ये क्रिस्टल आपको दिख रहा है, इसमें इकाई कोशिका जितनी भी पुनरावृत्ति होगी पूरे क्रिस्टल में वो आपकी इकाई कोशिका कहलाएगी। अब नेक्स्ट नंबर इसमें आपका आता है जालक बिंदु। क्या होता है, जालक बिंदु, ये क्लियर कर लो, जालक बिंदु क्या होता है, जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है, क्रिस्टल में ये आपको दिख रहे बिंदु हैं, ये जो आपका ये स्थान घेरे हुए है, प्रत्येक जो भी अपना स्थान घेरे हुए है, इसका क्या कहता है, जालक बिंदु कहलाता है। मतलब क्रिस्टल में जो होता है इस प्रकार से जो भी अपना स्थान घेरे हुए है, जो भी गोला, वो उसका जालक बिंदु कहलाता है। फोर्थ पॉइंट इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या या ऐसे आपकी बोलते समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये क्रिस्टल आपको जो दिख रहा है, इसमें प्रत्येक गोला, जो आपको गोले दिख रहे हैं, जैसे इसमें से मैं लेके चल रहा हूँ, ये वाला गोला ले लो, तो यहाँ पर इसे कितने गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है, ये कर रहा है स्पर्श, एक ये कर रहा है स्पर्श, इसका केंद्र में देखिए एक ये। तो इस प्रकार आपके जो एक गोले को यहाँ पर कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 4। तो यहाँ पर आपको समन्वय संख्या जो हो गई आपकी, वो आपको कितनी दिख रही है यहाँ पर, इसके द्वारा यदि आप पता करें तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको जो क्रिस्टल सिस्टम बताए थे, जैसे क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है क्रिस्टल सिस्टम याद करने की। ये आपका ज़्यादातर बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। तो जैसे ट्रिक है इसकी, आपको दिख रही ब्लैक बोर्ड पे C2HRMTC। अब मैं बताऊंगा इससे क्या है, और इसका ये कोड याद कर लेना 3241121। नेक्स्ट क्या होगा आपका, जैसे C आया यहाँ पर, तो C क्या आपका क्रिस्टल सिस्टम है। C फॉर क्यूबिक हो गया। ये क्यूबिक क्या होता है, घनी, घनी आकृति जो होती है उसमें यूनिट सेल के प्रकार होते हैं 3। और क्या होता है, अच्छी लंबाई होती है, उसकी लंबाई जो होती है, जैसे
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है ABC मानी यहाँ पर मैंने, अच्छी लंबाई जो आपकी है वो ABC है, और जो कोण माने वो अल्फा बीटा गामा। तो इसमें घन की आकृति में आपकी ABC तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं, अच्छी लंबाइयाँ और अच्छी कोण जो होते हैं अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री, मतलब जो भी तीनों कोण होते हैं वो 90 अंश के बराबर होते हैं। नेक्स्ट आपका ये पता लग गया क्यूबिक क्या, घनी आकृति। उसके बाद क्या है टेट्रागोनल। ये आपका जो है यूनिट सेल के प्रकार इसमें कितने होते हैं, 2, और A इज इक्वल V, ए भी 2 लंबाइयाँ तो इसमें बराबर हैं, लेकिन C बराबर नहीं है B के, किसी के भी, मतलब एक तीसरी इसमें डिफरेंस होगी। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसके जो कोण होते हैं वो तीनों बराबर होते हैं 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका जो ऑर्थोरोम्बिक आएगा विषम लंबाच। ये क्या होता है, विषम लंबाच, ये होता है आपका द्वय समलंबाच। इसमें 2 लंबाई जो बराबर, तो द्वय समलंबाच हो गया। इसमें क्या होता है, यूनिट सेल के प्रकार होते हैं आपके 4, ABC तीनों लंबाइयाँ इसमें बराबर नहीं होती हैं, लेकिन कोण तीनों बराबर होते हैं। अब बताइए, अब उसके बाद हेक्सागोनल आया, षटकोणी। इसमें क्या होता है आपका, यूनिट सेल के प्रकार 1 होते हैं, इसमें भी जो है आपका A इज इक्वल V इज नॉट इक्वल C, A भी बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। अल्फा बीटा 90 डिग्री के हैं, लेकिन गामा जो आपका है वो 120 डिग्री का है, 120 अंश का। उसके बाद आपका जो आया रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या होता है आपका, रोम्बोहेड्रल में जैसे आपका जो यूनिट सेल के प्रकार आएंगे वो 1 होगा, ABC तीनों लंबाइयाँ बराबर होंगी, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है कि 90 अंश के वो बराबर ही हो, 90 अंश के बराबर तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन होंगे तीनों बराबर। नेक्स्ट आपका जो मोनोक्लिनिक है, ये क्या होता है, एकंताज। इसके जो होते हैं 2 प्रकार, यूनिट सेल के प्रकार कितने होते हैं, 2। इसमें क्या होता है आपका ABC तीनों डिफरेंस होते हैं, न A V के बराबर है न B C के बराबर है। इसी प्रकार से जो आपके इसके अच्छी कोण होते हैं, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। गामा जो आपका होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। नेक्स्ट आपका नंबर आया ट्राइक्लिनिक, त्रिंताज। इसका यूनिट सेल का प्रकार आपका 1 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ABC तीनों डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं, और इसमें जो आपका अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री, वो तीनों बराबर नहीं है, किसके, 90 डिग्री के। अब नेक्स्ट जैसे आपको इसमें पता लग गया होगा, C से क्या हो गया आपका क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, H से आपका हेक्सागोनल, R से हो गया रोम्बोहेड्रल, M से मोनोक्लिनिक और TC से ट्राइक्लिनिक। तो सबके यहाँ पर ये जो नीचे मैंने पॉइंट कोड बताए थे ये आपके यहाँ पर मिल रहे 3 2 4 1 1 2 1। इसी प्रकार इसकी नंबरिंग कर दी। इसके कोण वगैरह वो अच्छी लंबाई और कोण ऐसे ही याद कर लेना। इसमें इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ लिया कि आपके जो क्यूबिक घन होता है, घन में यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं, उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो आपको क्लियर पता होगा, या इसमें पूछ सकते हैं अच्छी लंबाई कैसी होती है, A B के बराबर है या C के बराबर है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। इसमें ऐसे ही सभी क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, इसमें आता है कि क्यूबिक यूनिट सेल, घनी इकाई कोशिका। ये जानो क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल, घनी इकाई कोशिका। घनी इकाई कोशिका। अब सबसे पहले जान लीजिए कि घनी इकाई कोशिका में आपका जो इस प्रकार की जो आकृति आपकी बनी है, आपने कमरा तो देखा ही होगा। कमरे में क्या होता है, 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं, 8 कोने। और उसके जो फलक बोले जाते हैं वो कितने होते हैं, फलक 6 होते हैं। मतलब आमने सामने की दीवारें गिन लो, आपके ऊपर नीचे छत भी हो जाएगी इसमें, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। फलक कितने हो गए, 6। कोने कितने हो गए आपके, 8। प्रत्येक कमरे में कोने 8 होते हैं। तो इस प्रकार से आपका केंद्र तो एक वैसे भी होता है, किसी का भी हो, सेंटर एक ही होता है। अब जैसे इसमें आपको जब फर्स्ट नंबर आपको यूनिट सेल में आपको जो पढ़ने को मिलेगा, वो आपको पढ़ने को मिलेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसे बोल देंगे SCC,
और इसकी हिंदी क्या हो गई, साधारण साधारण घनी इकाई, साधारण घनी इकाई कोशिका, साधारण घनी इकाई कोशिका। तो इसमें क्या होता है, साधारण घनी इकाई कोशिका में जो आपके परमाणु होते हैं वो केवल इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब देख लो कोने कितने हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं मैं। एक कोना ये हो गया, ये भी कोना इसका, ये भी है। इन्हों कितने कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। अब आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में कैसे बता सकते हैं कि जिस घनी इकाई कोशिका में परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, साधारण घनी इकाई कोशिका कहलाती है, एससीसी कहलाती है। अब नेक्स्ट आपसे यदि पूछा जाए, अब आपको इधर देख लीजिए, इधर ये आपका क्या है, यूनिट सेल जो होता है उसमें परमाणु का हिस्सा कितना होता है, केंद्र जो होता है उस पर आपका हिस्सा होता है 1, और कोनों पर 1/8 होता है। ये बताऊंगा अभी कहाँ यूज होंगे। फलकों पर होता है 1/2, 1/2, कोरों पर होता है आपका 1/4। अब देख लीजिए इसके बाद क्या होगा, जैसे साधारण घनी इकाई कोशिका में आपको डेफिनेशन तो पता होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि वे घनी इकाई कोशिका जिसमें परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, साधारण घनी इकाई कोशिका कहलाती है। नोट कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे आप, जैसे जब परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, क्या परमाणुओं की संख्या, परमाणु पता करने तुम्हें कितने हैं, ये तो पता 8 कोनों पर हैं, तो परमाणुओं की संख्या बराबर कितने कोनों पर हैं, 8 कोनों पर, 8 कोनों पर। तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कोनों पर हिस्सा कितना होता है, 1/8, 8 से 8 कट गया, 1 आ गया, 1 एकम 1। तो आपका जो एससीसी हो गया उसमें परमाणुओं की संख्या Z बराबर, इसे Z से करते हैं, Z बराबर कितनी हो गई, 1। मतलब एससीसी में जो आपका परमाणु संख्या हो गया वो कितना हो गया, 1। एससीसी में Z = 1, क्योंकि आपके आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, परमाणु की संख्या पूछी बताई नहीं जाएगी, लेकिन वहां पर इतना जरूर दिया होगा एससीसी एफसीसी, मतलब कुछ ना कुछ बताया होगा उसमें, तो तुम्हें परमाणुओं की संख्या अभी इसलिए निकालनी बता दी। और याद रखो इसे कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या जो आपकी होती है वो Z = 1 होती है। नेक्स्ट आपको इसमें अब पढ़ने को मिलेगा, एससीसी क्लियर हुआ सबका। एससीसी में क्या बता दिया मैंने शुरुआत में, दोबारा सुन लो फिर पुनः, कि एससीसी में क्या होता है, वे घनी इकाई कोशिका जिसके केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, एससीसी कहलाती है। एससीसी, अब आपके परमाणु भी मैंने दिखा दिए थे कहाँ कहाँ कोनों पर उपस्थित हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात आ गई कि अब इसमें परमाणु संख्या Z कैसे निकालो, परमाणु संख्या Z। तो क्या है, सीधी सी बात है, मुझे हिस्सा मालूम है, परमाणु का हिस्सा कितना होता है यूनिट सेल में, तो मैंने क्या किया, परमाणुओं की संख्या बराबर 8 कोनों पर 1/8 होता है, ये लिखा है, तो 8 × 1/8, 8 से 8 कट के 1, तो इसका एससीसी में Z = एससीसी आपका क्लियर हुआ। अब एससीसी के नेक्स्ट आया आपका एफसीसी, सेकंड नंबर आया आपका एफसीसी। देखो ये क्या होता है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी हो गया इसका फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका, फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। अब सीधी सी बात है, जब फलक की बात आ गई तो यहाँ पर परमाणु आपके जो इसके में होंगे फलकों पर भी उपस्थित होंगे कोनों के अलावा। कोने तो 8 हैं, फलक आमने सामने की दीवारें बताई थी कितनी हो गई, एक आपका यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा, यहाँ पर भी उपस्थित हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये ऊपर नीचे की दीवार है, यहाँ हो जाएगा। तो कितने हो गए फलक, 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका की डेफिनेशन क्या हो गई कि वे घनी इकाई कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, तो फलक केंद्रित घनी इकाई व्यवस्था कहलाती है। जब इसमें क्या होगा, अब आप इसमें भी उसकी तरह परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। तो जब आप इसमें परमाणु संख्या निकालेंगे तो देख लो इधर, परमाणुओं की संख्या Z बराबर, परमाणुओं की संख्या Z बराबर क्या हो जाएगी,
कोनों पर प्लस, कोनों पर तो है ही है, प्लस फलकों पर भी है, फलकों पर। देख लो कोनों पर 8 तो कोने होते ही हैं, हिस्सा 1/8 होता है, प्लस फलकों पर कितने फलक बताए हैं 6, 1/2 हिस्सा होता है, ये कट गया इससे, 2 3 6, 1 + 3 बराबर 4। तो इसमें आपका Z इज इक्वल कितना आया 4। तो BCC जो नहीं सॉरी FCC में आपका Z बराबर 4 आया। तो पुनः सुन लो FCC के बारे में कि वे घनी इकाई व्यवस्था जिसमें उसके परमाणु कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित होते हैं FCC कहलाती है। FCC में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4। अब नेक्स्ट 2 आपकी क्लियर हो गई, थर्ड में आपको बताऊंगा क्या हो गया BCC। क्या हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या हो गया इसका हिंदी हो गया अंतःकाय केंद्रित घनी इकाई कोशिका, घनी इकाई कोशिका। अब बताते हैं आपको हम BCC के बारे में। तो BCC क्या होता है समझ लीजिए। जैसे अभी आपने सुना था कि साधारण घनी इकाई कोशिका में केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित में कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होगा। जैसे अब यहाँ पर फलकों पर तो नहीं रहे, कोनों पर तो है ही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो केंद्र यहाँ पर होगा तो केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होगा इस प्रकार से। तो वे घनी इकाई कोशिका जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं VCC कहलाती है। पुनः सुन लीजिए कि वे घनी इकाई कोशिका जिसमें उसके परमाणु कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं VCC कहलाती है। तो इसमें जब आप परमाणु संख्या निकाल सकते हैं तो देख लो एक बार फिर, परमाणुओं की संख्या Z इज इक्वल क्या होगी इसमें परमाणुओं की संख्या Z इज इक्वल क्या होगी कोनों पर प्लस केंद्र पर। अब कोनों पर कितना 8 कोने होते हैं, 1/8 हिस्सा हो गया, प्लस केंद्र 1 और केंद्र पर हिस्सा कितना है 1। चलो इधर कितना हो जाएगा आपका, इससे ही कट गया 1 + 1 एकम 1। यहाँ से आपको बता रहा हूँ जैसे कोनों पर 8 कोने होते 1/8 इसका हिस्सा होता, प्लस केंद्र पर 1 केंद्र इंटू 1 क्या हो जाएगा इसका, इससे ही कटा 1 आ गया, प्लस 1 एकम 1 इज इक्वल 2। तो आपका Z बराबर क्या हो गया BCC में Z बराबर 2, मतलब परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होती है Z बराबर 2। अब आप नोट कर लीजिए जैसे SCC FCC BCC तीनों में बता दीजिए Z बराबर SCC FCC BCC। इनमें Z बराबर SCC में कितना आया था, SCC में Z बराबर आया था आपका SCC में Z बराबर आपके 8 कोनों पर ही तो था, तो कोनों पर 8 गुणा 1/8 तो 8 से 8 कट के Z बराबर 1 आया था। FCC में Z बराबर कितना आया था आपका इसके जैसे फलकों पर भी थे तो वहां से आपका कितना आया था इसका 4। FCC में परमाणु संख्या 4 और BCC में तभी लिखी है 2। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लेना, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी परमाणुओं की संख्या। अब ये जो आपको मैंने SCC FCC BCC बताए हैं इससे रिलेटेड आपके जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। जैसे किस प्रकार से देख लो आप, इधर क्वेश्चन होगा आपका जैसे घनी व्यवस्था ऐसे बताएंगे किसी भी प्रकार की बताएं जैसे, तो क्या होगा आपका क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर A और B नाम से मेंशन किया है। A और B परमाणुओं की, क्वेश्चन है A और B परमाणुओं की फलक केंद्रित घनी इकाई व्यवस्था में
व्यवस्था में ए परमाणु कहाँ कोनों पर स्थित है, कोनों पर स्थित है तथा बी परमाणु, जो इन्होंने बी परमाणु मेंशन किया है, वो फलक पर स्थित है यदि, अब यहां से इन्होंने चेंज किया, यदि इसमें से ए परमाणु कोने से हट जाता है, ए परमाणु कोने से हट जाता है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब देख लीजिए, आपको यहां पर ये जो वर्ड मिल रहा देखने को, फलक केंद्रित घनी इकाई व्यवस्था, अभी मैंने बताया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्या हो गया, एफसीसी। तो एफसीसी की यहां आप संरचना बना लीजिए, इस प्रकार से आप यहां पर एफसीसी की संरचना बना लो, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कोनों पर परमाणु दिखा दो इसके, और कहां पर है, फलकों पर। यहां पर क्या बता रहा है वो, ए और बी परमाणु फलक केंद्रित घनी इकाई व्यवस्था में ए परमाणु कोनों पर स्थित है। ये कौन है इसके, यहां पर स्थित हो गया ये, और बी कहां पर है, फलकों पर, ये फलकों पर बी दिखा दो इसे, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, अब इसके परमाणु संख्या निकाल लो। तो आइए सॉल्व करते इसे हम। क्या है, ए के परमाणुओं की संख्या बराबर, ए के परमाणुओं की संख्या बराबर, वैसे तो यहाँ पर 8 कोने होते, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, यदि ए परमाणु कोने से हट जाता, हट गया ये, तो कितने बचे, 7। तो निकाल लो 7 कोनों पर, कितने पर, 7 कोनों पर, क्या हो जाएगा, 7 गुणा 1/8 बराबर कितना हो गया, 7/8। अब बी के परमाणु संख्या निकाल लो, बी के परमाणुओं की संख्या बराबर, बी के परमाणुओं की संख्या बराबर कितने हैं, सभी है, कोई हटा नहीं है, 6 फलकों पर, 6 फलकों पर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 1/2, तो कितना हो गया, 2 तिया 6, 3। अब ए और बी दोनों के परमाणु की संख्या निकल आई, तो यहाँ पर जब यौगिक का सूत्र बनाते तो अनुपात में होना अनिवार्य है। तो देख लो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर आपका क्या बना, 7/8:3। अब यहाँ पर आप पूर्णांक लाना पड़ेगा, तो जो बटे में होता है उसका दोनों तरफ गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर 7/8 गुणा 8 अनुपात 3 गुणा 8, 8 से 8 कट गया, ए अनुपात बी बराबर कितना आया, 7/24। तो आप यौगिक का सूत्र क्या, ए के साथ 7 आया, ए 7 बी 24, यही आपका आंसर हो गया। तो क्या हो गया, आते यौगिक का सूत्र क्या हो गया, A7 B24। इस प्रकार के आपके जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हों वो करने की कोशिश करना। यदि न समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे क्लोज पैकिंग के साथ।